पिछले वीडियो में मैंने आपको ऊर्जा के स्रोत बताया था और ऊर्जा के स्रोत में 10% का नियम भी समझाया था आपको। तो चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जैव आवर्धन। और इनसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य को आपको बताना चाहता हूँ, ये आप ध्यान रखिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है। ये है क्या कि अगले पोषी स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको बताया मैंने, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि प्रथम जो आपका उत्पादक है ना, जो उत्पादक आपका है वो उत्पादक में मान लीजिए कि 100 यूनिट ऊर्जा है, तो उनके जो अगले उपभोक्ता जो है उसमें 10% है ना, यानी 90% ऊर्जा जो है ह्रास हो जाता है, वह हो जाता है। ये चीज़ आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो यही बात ध्यान रखना है आपको कि अगले पोषी स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था। ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम आपको समझाया था कि एक उत्पादक है, मान लीजिए उसके पास 100 यूनिट ऊर्जा है, तो उसके ऊपर जो आहार श्रृंखला के श्रेणी जो है, जो उपभोक्ता है ना, उसको 10% मिलेगा, उसके ऊपर वाले को भी 10, उसके ऊपर वाले को भी 10, यानी इस तरह से जो है घटता जाता है, ठीक है। तो अगले पोषी स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अतः आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 स्तर की होती है, ठीक है। आहार श्रृंखला की जो लंबाई होगी वो लगभग 3 अथवा 4 स्तर की होगी। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशित होती है। मतलब आपने देखा होगा कि ऊर्जा आहार श्रृंखला में मान लीजिए उत्पादक है, तो उत्पादक से उपभोक्ता है ना, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसा मान लीजिए जैसे कि घास का मैदान है, घास के मैदान में छोटे छोटे पौधे हैं, वो कीट खा रहे हैं, कीट को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है। तो यहाँ पर देख रहे एक दिवसीय, ऐसा नहीं कि जैसे मेढक जो है वो घास खा रहा है ना। कहने का मतलब ये है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है नीचे से ऊपर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा होता जाता है, इसलिए इनको एक दिशित कहते हैं। मतलब एक ही दिशा की ओर बढ़ता है, ठीक है। इसलिए इसको आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हम एक दिशित होती है, एक ही दिशा में होता है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है जैव आवर्धन। देखिए जैव आवर्धन क्या है, ठीक है। तो जैव आवर्धन क्या है ये आपको मैं बता रहा हूं। फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए, ठीक है, फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए हानिकारक रसायनों जैसे डीडीटी आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं कि डीडीटी क्या है। तो डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिनका उपयोग पहले मलेरिया के रूप में किया जाता था, ठीक है। लेकिन 1950 के बाद, ईस्वी सन 1950 के बाद इसका उपयोग एक पीड़कनाशी के रूप में, फसलों को रोग से बचाने के लिए एक पीड़कनाशी के रूप में इसका उपयोग करने लगे हैं, ठीक है। तो डीडीटी का पूरा नाम आप समझ लीजिए। डीडीटी का पूरा नाम लिखा हुआ हमने डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो डीडीटी मुख्य रूप से पहले मलेरिया के रूप में उपयोग किया जाता था, मलेरिया के दवा के रूप में, लेकिन 1950 के बाद इनका उपयोग फसलों में पीड़कों के नाश करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए हानिकारक रसायन जैसे डीडीटी आदि का प्रयोग किया जाता है। करते क्या है देखिए, ये जो रसायन है, ठीक है, ये रसायन पौधे द्वारा जल एवं खनिजों के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं।
मान लीजिए ये जो रसायन डालते हैं, चाहे वह लिक्विड होगा या पौधे के ऊपर या ज़मीन में डाला जाता होगा, तो ज़मीन की जड़ों द्वारा, ठीक है, जमीन से जल का शोषण करती ही है, अन्य पदार्थों का अवशोषण करती ही है। तो इसी प्रकार ये रसायन पौधे द्वारा जल एवं खनिज के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार ये रसायन आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। अब पहला कौन है उत्पादक? पौधे हैं। तो पौधे डीडीटी का ले लिया उपयोग, है ना। अब ये डीडीटी फिर अगले श्रेणी में जाएगा, फिर उससे अगले श्रेणी में जाएगा, फिर उससे अगले श्रेणी में जाएगा। इस प्रकार से इनका जो है हस्तांतरण होता रहता है आहार श्रृंखला में, ठीक है। तो इस प्रकार ये रसायन आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं पौधे में, और पौधे से पहले उपभोक्ता में, दूसरे उपभोक्ता में, तीसरे उपभोक्ता में, इस तरह से इसका हस्तांतरण होते रहता है। फिर समझिए, इस तरह के रसायन प्रत्येक कोशीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं। उत्तरोत्तर का क्या मतलब हुआ? मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे। जैसे मान लीजिए पौधे में संग्रहित हो गया, तो पौधे पर कौन आश्रित होंगे? शाकाहारी प्राणी, तो उसमें भी जाएगा, है ना। फिर उनसे उसमें भी जाएगा। और ये बात ध्यान रखिए, इसमें जो ऊर्जा के प्रवाह में 10% का नियम में मैंने आपको बताया था कि उत्पादक से जब उपभोक्ता में जाता है तो 10% ही ऊर्जा जाती है। लेकिन यहाँ पर डीडीटी जो है एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में ज़्यादा जाता है। मान लीजिए उत्पादक में 10% है, तो उपभोक्ता में चला जाएगा 20%। यदि ऊपर उसके ऊपर के आहार श्रृंखला है तो उसमें चला जाएगा 30%, उसके ऊपर वाले श्रृंखला है तो उसमें चला जाएगा 40%। समझ रहे बात? इस तरह से उसमें हस्तांतरण होता रहता है, ठीक है। यानी कि इस तरह के रसायन प्रत्येक पोषीय स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होते जाते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ठीक है। और देखिए इसके बाद अतः शीर्ष स्तर के जीवों में इसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा? तो डीडीटी की मात्रा। डीडीटी जो आपका हानिकारक पदार्थ है, ठीक है, ये मात्रा जो है सबसे टॉप लेवल पर जो होगा उसमें सबसे अधिक पाई जाएगी, ठीक है। और इसे ही हम लोग जैव आवर्धन कहते हैं। यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक स्तर से दूसरे स्तर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर में डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाती हो, यह प्रक्रिया जैव आवर्धन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत, ठीक है। तो ओजोन परत के बारे में आप सभी जानते हैं, हाँ। ओजोन परत आप 8 कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन परत मानव का एक सुरक्षा कवच माना जाता है, ठीक है। ओजोन लेयर जो है, ओजोन परत मानव की एक सुरक्षा कवच है, यानी एक छाता की तरह है, छतरी की तरह है। जिस तरह धूप में हम लोग निकलते हैं तो धूप से बचने के लिए हम लोग छाते का उपयोग करते हैं, इसी तरह ओजोन परत संपूर्ण जीवों को बचाए हुए रखी है, ठीक है। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है ओजोन गैस का निर्माण। ओजोन गैस का निर्माण होता कैसे? तो ऑक्सीजन के साथ अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट किरणें। ऑक्सीजन यहाँ पर है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, के 2 अणु हैं। ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ जब अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पैराबैंगनी किरणें जब इनके साथ मिलती है तो ये बनाती है O3। इसको कहते हैं हम लोग ओजोन गैस, ठीक है। O3 ओजोन गैस के नाम से जानते हैं, बराबर। तो इस तरह से ओजोन गैस का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ जब सूर्य के पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें जब इसके साथ मिलती है तो ऑक्सीजन के 2 अणु के साथ जब सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें यहाँ पर मिलती है तो O3 का निर्माण करता है। ये ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन गैस इसको कह सकते हैं O3। अब है ओजोन परत का क्षय, ठीक है। ओजोन परत का क्षय कैसे कर रहा है? मानव अपनी क्रियाकलाप के द्वारा, अपने स्वार्थ के कारण ये ओजोन परत का क्षय कर रही है। तो कैसे कर रही है? तो ओजोन परत का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि ओजोन परत ना रहे
तो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो पैराबैंगनी किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें, ये मानव पर जब पड़ेगी तो मानव को त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। सोचिए, ठीक है। स्किन कैंसर किसके कारण होता है? तो सूर्य के पैराबैंगनी किरणों के द्वारा होती है। और ओजोन परत का काम है कि सूर्य के पैराबैंगनी किरणों को रोकना, लेकिन ओजोन परत का क्षय हो रहा है। क्षय का मतलब होता है टूटना, धीरे धीरे जिस तरह लोहे में जंग लगता है और धीरे धीरे पूरा लोहा खत्म हो जाता है, इसी प्रकार मानव अपने क्रियाकलाप के आधार पर, अपने स्वार्थ के कारण इस महत्वपूर्ण परत को क्षय कर रही है। ठीक है, तो कैसे कर रही है, कौन से क्रियाकलाप से कर रही है, ये भी आपको मैं बता रहा हूँ। तो ओजोन परत का होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ये आपको मालूम है। ठीक है, और क्यों आवश्यक है? क्योंकि सूर्य से आने वाली पैराबैंगनी किरणों को ये रोकती है और पृथ्वी तक पहुँचने नहीं देती है, जिनसे सभी जीव सुरक्षित रहते हैं। यदि ये जमीन तक पहुँच गई तो ये इंसानों को त्वचा कैंसर उत्पन्न करेगी और जमीन पर कोई भी जीव का होना संभव नहीं होगा। परंतु मानवीय क्रियाकलापों से यह धीरे धीरे क्षय होने लगा है। मानवीय क्रियाकलापों से धीरे धीरे ये क्षय होने लगा है। क्षय का मतलब होता है टूटने लगा है। तो मानव के ऐसे कौन कौन से क्रियाकलाप हैं? तो रेफ्रिजरेटर है, अग्निशामक में उपयोग होने वाले, ठीक है, जो वस्तुएं हैं। इसके साथ साथ CFC, ये जो रेफ्रिजरेटर है, AC है, इन सब से जो गैसें उत्पन्न होती है, जो खतरनाक गैसें होती हैं, जैसे CFC, HFC, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये सारी गैसें ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ये गैसें यहाँ जब पृथ्वी पर छोड़ी जाती है तो ये जाकर सीधा ओजोन परत पर नुकसान करती है और धीरे धीरे उसको, जिस तरह लोहे में जंग लगकर उसे धीरे धीरे नष्ट करते हैं, ऐसे ही ओजोन परत की मोटाई को ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है। और जैसे ये ओजोन परत हमारी पतली हो जाएगी, सूर्य की किरणें, जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, वो बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाएगा और जब ये पृथ्वी पर आ जाएगी तो पृथ्वी पर कोई भी जीव का संभव नहीं है। इसलिए हमें अपने क्रियाकलापों में, जैसे रेफ्रिजरेटर, ठीक है, AC, एयर कंडीशनर, अग्निशामक में उपयोग किए जाने वाले जो भी चीज़ें हैं उन्हें सावधानी पूर्वक करना चाहिए और हमें अत्यधिक मात्रा पे, ठीक है, वन लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ताकि ओजोन परत के क्षय को रोका जा सके और ये जो हमारे एक सुरक्षा कवच है उसे नष्ट न होने दें, तो ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाएगा। नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही खतरनाक किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचेगी तो पृथ्वी पर कोई भी जीव का संभव नहीं है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा इतना ही है। अगले टॉपिक में आपको मैं जीव निम्नकरणीय और अजीव निम्नकरणीय बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए, अच्छे से समझिए और इन्हें पढ़िए।